गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक राम कुमार शुक्ल द्वारा रचित टॉल्स्टॉय के घर में, टॉल्स्टॉय के घर में जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है या सुना भी होगा, यहीं पर अमर कृति की रचना की गई थी। यहीं पर अमर कृति की रचना की गई थी। दिया गया है टॉल्स्टॉय के घर के पास लेखक जा रहे हैं। टॉल्स्टॉय के घर के पास लेखक जा रहे हैं। दे रहा है कि आकाश गहरे नीले रंग का था। आकाश गहरे नीले रंग का था। कहने का अर्थ है कि धूप उगी हुई थी। क्या उगी हुई थी? और आसमान बिल्कुल साफ थे और बिखरी धूप में मास्को की चमचमाती सड़कों पर उजाले हरे रंग के पेड़ और सड़कों पर टहलते लोगों की परछाई अजीब अजीब सी आकृतियां बना रही थी। कहने का मतलब हुआ कि जो लोग चलते हैं सड़क पर और जब आसमान बिल्कुल साफ होंगे तो अजीब अजीब प्रकार के, है ना, लोगों की परछाइयां बनती है। लोगों में एक प्रकार का उल्लास था। लोगों में एक प्रकार का उल्लास था, क्योंकि मास्को में धूप के दिन अधिक देर तक नहीं टिकते हैं। जहां धूप बहुत कम निकलेगा और कभी कभार यदि धूप निकलते हैं तो लोगों में उल्लास आ जाती है ना। जैसे कि हम लोग के यहाँ भी कभी कभी कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। 2-4 दिन जब हो जाते हैं, है ना, उसके बाद हम लोग इंतजार करते हैं कि कब धूप निकलेगा तो थोड़ा धूप मिलेगा। उसी प्रकार से मास्को में भी धूप के बहुत कम समय रहते हैं और धूप निकला हुआ है। लोगों में उल्लास है। लोग चहलकदमी कर रहे हैं सड़कों पर और लोगों के जो परछाइयां हैं अनेक प्रकार से बन रहे हैं। सुबह नाश्ता करके मैंने अपनी एक रूसी मित्र युवरा के साथ बड़ी सी कार में यशनया पुलियाना के लिए रवाना हो गया। लेखक कहते हैं कि मैं अपने एक रूसी मित्र युवरा के साथ, किसके साथ? युवरा के साथ यशनया पुलियाना के लिए रवाना हो गया। यशनया पुलियाना के विषय में कब पहली बार पढ़ा था जो अब याद नहीं, जो अब याद नहीं है। इसका मतलब है कि उन्होंने बचपन में ही पढ़े थे। कब पढ़े थे? बचपन में। लेकिन जब जब आना करीनीना और युद्ध और शांति पढ़ा तब तब इस अजीब से अनजाने स्थान की ओर आकर्षण बढ़ा। नहीं, जब जब पढ़ा इस अनजाने अजीब से स्थान की ओर क्या बना? क्या बना? आकर्षक बढ़ा। टॉल्स्टॉय की जीवनी में भी इस स्थान का विचित्र वर्णन पढ़कर कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं थी कि एक दिन इस स्थान को देखूंगा। मतलब उनके मन में जब टॉल्स्टॉय के बारे में जब लेखक ने पढ़ा तो यह उनको समझ में नहीं आ रहा था, है ना, यह भरोसा नहीं हो रहा था कि कभी मैंने भी उस स्थान के बारे में देखूंगा, अपने खुले आंखों से देख पाऊंगा। कार में बैठकर भी मुझे विश्वास हो नहीं रहा था। कहने का मतलब है कि कार में बैठकर भी उनको यह भरोसा नहीं था कि मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं उस महत्वपूर्ण स्थान पर जा रहा हूँ जहाँ विश्व साहित्य की अमर कृति लिखी गई थी।
जहां विश्व साहित्य की अमर कृति लिखी गई थी, जहां आना का चरित्र कागज पर उतारा था, जहां युद्ध और शांति के कितने ही सजीव चित्र रचे गए थे, वहीं पर युद्ध और शांति के है ना न जाने कितने चित्र रचे गए थे। प्रसन्नता के साथ साथ एक प्रकार का भय भी मेरे मन में समा रहा था। किसके मन में? लेखक का नाम क्या है? मेरे मन में समा रहा था कि कैसे वह समय अपने आंखों से देख सकूंगा, कैसे उन वातावरण के साथ अपने आप का समन्वय कर पाऊंगा। मतलब उनको एक भय समा रहा था कि मैं अपने आप को है ना जहां अमर कृति की रचना हुई थी, अपने आप को कैसे समायोजन कर पाऊंगा। कार 70 मील की दूरी 70 मील की रफ्तार से भागी जा रही थी। कार मतलब 70 किलोमीटर प्रति इंच ना घंटा की दर से चल रही थी। सड़क के दोनों ओर हरे और गहरे पीले रंग के लहलहाते खेत सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। कार में लगे रेडियो में न जाने किस संगीतकार के स्वर धीमे धीमे गूंज रहे थे। रात में कम सोने के कारण युवराज सीट पर सिर टिकाए सो रहा था। उनका जो एक ऋषि मित्र था, उसका नाम क्या था? वो शायद जिस दिन इन्होंने यात्रा कर रहे थे उस रात में उन्होंने नहीं सोया था, तो वहीं उनके कार में म्यूजिक बज रही थी और युवराज सीट पर अपना सर है ना सटाए टिकाए है ना और आंखें बंद करके थोड़ा थोड़ा गहरी नींद में आ रहे थे। और मैं खुली खिड़की से बाहर के दृश्य देख रहा था और लेखक ने पूरे खिड़की से बाहर के दृश्य, खेत खलिहान जो लहला रहा था, सड़क के किनारे जो वृक्ष थे उनको देख करके उसका आनंद ले रहे थे। परंतु मन में यह स्नायप लेना की बात सोच रहा था। एक तरफ इन्होंने अनेक रंग बिरंगे छटाएं देख रही थी, तो दूसरी ओर इनके मन में एक भय समा रहा था कि सब मैं कैसे देख पाऊंगा। अर्थात बार बार उनके मन में सिर्फ यही विचार आ रहे थे। आज न जाने हृदय के कौन से कोने में से बार बार नताशा, लेविन, आंद्रे, डाली के धुंधले धुंधले चित्र मेरे आंखों के सामने घूमे जा रहे थे और मैं कोशिश करने पर भी उन्हें अपने से दूर नहीं कर पा रहा था। वो चाह रहे थे कि दूर कर दूं, लेकिन नहीं, बार बार टोल्स्टॉय के घर के बारे में ही इनके मन में याद आ जा रहे थे। छोटे छोटे गांव, छोटी छोटी शहरे पीछे छूटते जा रहे थे, है ना। और रेडियो से पियानो, वायलिन, मैडोलिन के स्वर हृदय के सब सोए भागों को एक एक करके जगा रहे थे। 150 मील की यात्रा हमने 3 घंटों में पूरी की। 150 मील की यात्रा उन्होंने कितने देर में पूरी कर ली? 3 घंटे में। 150 लगभग 150 घरों के छोटे से गांव के सिरे पर टोल्स्टॉय का गांव है। टोल्स्टॉय का गांव कहाँ है? 100-150 का एक बस्ती है। उसी बस्ती के एक किनारे पर, जिसके चारों ओर दूर दूर तक फैले हुए
बाग बगीचे। टॉल्स्टॉय के गांव के बगल में क्या है? बाग बगीचे भी हैं। पास ही एक तालाब है। उनके घर के बगल में क्या है? एक तालाब है जिसके किनारे टॉल्स्टॉय घंटों जाकर अपना समय व्यतीत करते थे। आजकल इस मकान को सरकार ने म्यूजियम बना दिया है। आजकल सरकार ने इस मकान को क्या बना दिया है? जिसमें टॉल्स्टॉय का सब सामान तरतीबवार सजा हुआ है। मतलब एक एक करके टॉल्स्टॉय के जितने भी सामान थे सबको है ना बढ़िया से संभाल करके रख दिया गया है। छुट्टी ना होने पर भी उन दिन वहां लगभग 1000 पुरुष, स्त्री और बच्चे म्यूजियम देखने आए हुए थे। कोई छुट्टी नहीं थी, सरकारी कोई छुट्टियां नहीं थी, फिर भी 1000 लोग वहां आए थे। अब इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि संडे के दिन या किसी हॉलीडे के अवसर पर वहां तो हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचते होंगे ना। जिस दिन ओपन है, सब कुछ खुली है, उस दिन भी कितने लोग पहुंचे हैं? 1000। म्यूजियम के डायरेक्टर ने हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति को कर दिया जो टॉल्स्टॉय के सेक्रेटरी रह चुके थे। जब उन्होंने कौन लेखक ने वहां पहुंचे, उस दिन टॉल्स्टॉय के सेक्रेटरी ने है ना उनके साथ अपना समय दिया। और अब उनकी अवस्था 70 वर्ष के लगभग थी। उनकी अवस्था कितने वर्ष की थी? परंतु उनकी मुद्रा को देखकर ऐसा जान पड़ा मानो टॉल्स्टॉय की चर्चा करते समय अभी वह स्वर्गीय सुख का अनुभव करते हो। नहीं, ऐसा लग रहा है उनके सेक्रेटरी जैसा वर्णन किया, लगा कि लेखक को कि मैं उनके स्वर्गीय सुख को प्राप्त कर रहा हूं। यह वह पेड़ है, उनके सेक्रेटरी कहते हैं रामकुमार शुक्ल से कि यह वह पेड़ है जिसकी छाया में बैठकर टॉल्स्टॉय किसानों को पढ़ाया करते थे। किसको पढ़ाया करते थे? किसानों को। अर्थात इसका मतलब हुआ कि टॉल्स्टॉय ने किसान पाठशाला भी खोल रखी थी ना। लोगों को समझाते थे कि कृषि कैसे किया जाए कि पैदावार अच्छे हो। इस झोपड़ी में रेपिन रहा करते थे, इस झोपड़ी में रेपिन रहा करते थे। जब कभी टॉल्स्टॉय के चित्र बनाने वो यहाँ आते थे, यहाँ टॉल्स्टॉय के घोड़े थे। क्या थे? टॉल्स्टॉय के घोड़े थे। टॉल्स्टॉय ने अपनी मां द्वारा लाए गए बाग और पेड़ों की बड़ी सावधानी के साथ रक्षा की, क्योंकि जब वह 2.5 वर्ष के थे तभी उनकी मां मर गई थी। परंतु टॉल्स्टॉय कभी आजीवन उन्हें भूल नहीं सके। हमारे गाइड धीरे धीरे रूसी भाषा में कहते जा रहे थे और यूरा मेरे लिए अनुवाद करता जा रहा था। देखिए कितना सुंदर यहाँ एक बात दी हुई है, ट्रांसलेशन की, अनुवाद की बात है। जो टॉल्स्टॉय के सेक्रेटरी थे है ना, वे तो एक एक पहलू से इनको अवगत करा रहा था। किनको? लेखक से। लेकिन इनका जो मित्र साथ में गया था वो अभी तो रूस का ही था, यूरा, जो रूसी भाषा का अनुवाद हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में कर करके और लेखक को बतलाते थे। छोटी छोटी
पगडंडियां बरसाती नालों की भांति मकान के इर्द गिर्द फैले बाग में दूर दूर तक सिकुड़ी हुई थी। कदम कदम पर टोल्स्टॉय के जीवन की अनगिनत स्मृतियां बिखरी हुई थी। अर्थात टोल्स्टॉय की अनगिनत यादें, एक पर एक यादें जो सब नया ही जान पड़ रहा है। उनके बारे में कोई भी ऐसा तथ्य सुन करके मन उगने वाला नहीं है। वह एक पर एक, है ना, ज्ञानवर्धक बातें बताई है। कहीं कोई लकड़ी का बेंच था जिस पर वह सुबह बैठा करते थे। एक जगह ऐसा भी था जहाँ लकड़ी का बेंच लगा था, जहाँ उन्होंने सुबह बैठकर क्या करते थे, अपना समय व्यतीत करते थे। कहीं कोई पेड़ था जो उन्हें बहुत पसंद था। एक शाखा पर 1 घंटा लगा था जिसे खाने के समय बजाकर परिवार के सब सदस्यों को डाइनिंग रूम में आने की सूचना दी जाती थी। उनके घर में 1 घंटा लगा था। क्या लगा था? घंटा। आज हम लोग के घर में खाना बन जाते हैं तो एक एक करके सब लोग को कहना जाता है कि चलिए भोजन तैयार है, चलिए खाना खाने। लेकिन देखिए कितना सुंदर बात है, टोल्स्टॉय के घर में 1 घंटा लगा हुआ था। जिस प्रकार से हम लोग यहाँ बेल लगाए हुए हैं, घंटी लगाए हुए हैं, जब हम लोग का पीरियड समाप्त होते हैं तो घंटी बजती है, हम लोग चेंज कर लेते हैं। उसी प्रकार से टोल्स्टॉय के घर में जब खाना बन जाते थे ना, तब जो है घंटा को बजा दिया जाता था। इससे सभी लोग यह समझते थे कि खाना बनकर तैयार है, हम लोग को अब डाइनिंग रूम में चलना चाहिए। नहीं, यह कितना सुंदर चीज है। ये तो हम लोग के घर में भी, आप लोग के घर में भी एक लगा देना चाहिए। नहीं कि समय की बचत होगी ना, सबको बारी बारी से कहना नहीं पड़ेगा और किसी को मिस्टेक भी नहीं होगी। किसी सदस्य को यह भी गुस्सा नहीं होगा कि मेरी प्यारी सी पुत्री, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी मुझे खाने के लिए आज कहने नहीं आई। तकलीफ होगा, एक बार लगे रहता सब कुछ संबोधित करता है ना, इसलिए यह बहुत यूनिक सा चीज है। धीरे धीरे हम उस रहस्यमय वातावरण को खोते जा रहे थे। लेखक कह रहे हैं कि मैं धीरे धीरे उस रहस्यमय वातावरण को खोते जा रहे हैं। लेकिन क्या खो रहे हैं? नहीं, लेकिन फिर भी जो समय बीत रहा है उनके लिए उनको शायद अफसोस होगी। बाहर की परिक्रमा समाप्त करके हम उसके घर में घुसे। उन्होंने जब बाहर की परिक्रमा समाप्त कर लिए तब कहाँ घुसे? अंदर। दरवाजे के भीतर कदम रखते ही सारे शरीर में एक प्रकार की सनसनी दौड़ गई। जब ही मेन गेट साइन किए तो उनके पूरे शरीर में एक सनसनी सा पैदा हो गया कि अब बाहर से इतना देखे अंदर कितना होगा, मैं कैसे उन सबों को देख पाऊंगा। उनके जीवन में पड़ी कितनी ही घटनाएं एक साथ मस्तिष्क में घुड़दौड़ करने लगी। मतलब उनके बारे में जितना कुछ पढ़े थे सब बहुत तेज से दौड़ने लगा ना, कि कैसे मैं इसको देख पाऊंगा। पढ़ने में जब इतना सुंदर है तो देखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। एक कमरे में शीशों की अलमारियां में उनके कपड़े टांगे हुए थे। एक कमरा था उसमें शीशा का बना हुआ, कांच का बना हुआ एक अलमारी थी जिसमें उनके शूट बूट ना टांगे हुए थे, मानो उन्होंने अभी उतारे हों। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी टोल्स्टॉय ने यहाँ करके और अपने कपड़ों को उतार करके वहां टांगे।
उनका कोट, पतलून, ओवरकोट, ड्रेसिंग गाउन, मोजे, लंबे लंबे रूसी जूते, कमीजे सब थे। मतलब उनके यूज करने वाले पूरे पोशाक वहां पर थे। एक कोट के विषय में उनके सेक्रेटरी ने बताया कि आना करीना के रुपए से उन्होंने वह कोट खरीदा था। आना करीना के रुपए से वह कोट खरीदा था। दीवारों पर उनकी और उनके परिवार के चित्र टंगे हुए थे। उनकी पत्नी और पुत्री को चित्रकारी का शौक था। देखिए, यह प्रश्न आएगा कि टोल्स्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक किन्हें था? पत्नी और बेटी को। तो टोल्स्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक उनके पत्नी और बेटी को था। उनके बनाए चित्र भी थे, उनके द्वारा बनाए गए चित्र भी थे। यह उनके पढ़ने लिखने का कमरा था। अब जो है लेखक उनके पढ़ने लिखने के कमरा की ओर बढ़ते हैं। एक कोने में छोटी सी मेज और बिना सिराने की एक टीपाई रखी हुई थी। एक कोने में टीपाई, 3 पौवा वाला ना, 3 पौवा वाला एक मेज रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? मेज। मेज पर एक कलम और 2 हाथ रखी थी। हाँ, मेज पर एक कलम और 2 हाथ भी रखी थी। कि आप लोगों ने कलम और 2 हाथ से पढ़ाई किए हैं? लेकिन हम लोग जब बच्चे थे, है ना, सरकारी के प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे अपने गांव के, तो उसमें कंडा के कलम से, है ना, 2 हाथ में इंक मतलब रोशनोई से हम लोग लिखना लिखते थे। और एग्जाम में जब परीक्षा होती थी ना, तो हम लोग के शिक्षक 1 बाल्टी, है ना, इंक घोरते थे। हम लोग 2 हाथ लेकर जाते थे, जिसको आप लोग इंक पॉट में 2 हाथ कहते हैं। आज रटने की भाषा, रटने की शब्द रह गई है, लेकिन जब हम लोग बच्चे थे उस समय हम लोग उसका उपयोग करते थे। इस टिपाई पर उन्होंने अपने जीवन का कितना बड़ा भाग बिताया होगा। यहीं बैठकर उन्होंने आना करीना और युद्ध और शांति की रचना की होगी। यहीं कोना उनके मकान का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। यह क्वेश्चन में आएगा, टोल्स्टॉय के मकान का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन था? तो वहीं कोना टोल्स्टॉय के मकान का सबसे महत्वपूर्ण भाग था, जहां पर एक टिपाई रखी हुई थी और उस पर कलम और 2 हाथ रखे थे, जहां घंटों जाकर टोल्स्टॉय ने अपना समय बिताते थे और युद्ध जैसे शांति कृति की रचना भी उन्होंने वहीं किया था। उनकी सादगी देखकर हृदय विचलित हुए बिना नहीं रहा था। अमर कृति की रचना रचती, लेकिन उनकी सादगी मतलब उनकी पोशाक जो थी, उनका रहन सहन जो था, बहुत ही क्या था, अच्छा था, बहुत सौम्य ढंग से था, कोई टिप टॉप नहीं था। शेल्फों पर अनगिनत किताबें सजी हुई थी। रैक जिसको कहते हैं, उस पर अनगिनत किताबें रखी हुई थी। वो जर्मन, फ्रांसीसी और अंग्रेजी भी पढ़ लेते थे। अब आएगा कि टोल्स्टॉय ने रूसी के अलावे और कौन कौन भाषा पढ़ लेते थे और किस किस भाषा को जानते थे? जर्मन, फ्रांसीसी और अंग्रेजी भी जानते थे। कौन? उनके पुस्तकालय में 23,000 पुस्तकें थी। उनके पुस्तकालय में उनके पास दुनिया के कोने कोने से पत्र आते थे, है ना, जिनकी संख्या 20,000 के लगभग है। और वह
अधिकतर उन पत्रों के उत्तर दिया करते थे। यानी कि उनके पास है ना बहुत दूर दूर से, दुनिया के कोने कोने से पत्र आते थे ना। आज की तरह टेलीफोन नहीं थे, ईमेल नहीं थे ना, लेकिन उस समय हाथ से लेकर के जो पत्र आते थे उनका जवाब भेजते थे। या उनके सोने का कमरा था। आप चलिए, पढ़ने का कमरा देख लिए, बैठने का कमरा देख लिए, अब हम लोग चल रहे हैं टॉलस्टॉय के सोने के कमरा में। खिड़की के पास उसकी चारपाई बिछी हुई थी। खिड़की के पास ही उनकी क्या थी? चारपाई थी। दूसरी मंजिल से दूर तक फैले हुए खेत, गांव के मकानों की छतें और छोटी हरी पगडंडियां दिखाई दे रही थी। कहने का अर्थ है कि वहां से जहां उनका सोने का कमरा था, वहां से दूर तक खेत दिखाई दे रहे थे, बाग बगीचे दिखाई दे रहे थे। उनकी पत्नी के सोने का कमरा अलग था। अब देखिए, उनकी पत्नी का सोने का कमरा अलग था, क्योंकि अंतिम वर्षों में आपस में खटपट रहने के कारण उनके सोने का कमरा अलग अलग थे। चलिए, उनके पत्नी से लास्ट दौर में उनको खटपट हो गया था। क्या हो गया था? खटपट हो गया था। उनके सोने का कमरा अलग था। सुबह उठकर कुछ घंटे हुआ अपनी चारपाई पर बैठकर ही लिखा करते थे। वे अपने चारपाई पर बैठकर ही क्या करते थे? लिखा करते थे। एक अन्य कमरे में और मेज थी जिस पर टॉलस्टॉय की पत्नी उनके पांडुलिपियों की नकल करती थी और शायरी और शांति जैसे बड़ी पुस्तक की उन्होंने 3 बार नकल की थी, परंतु बाद में उन्होंने यह सब छोड़ दिया। बाद में उन्होंने यह सब छोड़ दिया। दूसरी मंजिल के एक सिरे पर था उनके खाने का कमरा, मतलब भोजन करने का एक कोने पर था। यह बहुत बड़ा था। क्या था? बीच में एक मेज थी, इसके इर्द गिर्द 12 कुर्सियां रखी हुई थी। कितने कुर्सियां रखी हुई थी? 2 बड़े बड़े पियानो थे। टॉलस्टॉय को संगीत का बहुत शौक था। टॉलस्टॉय को किसका बहुत शौक था? और प्राय खाने के बाद उनकी लड़की पियानो पर किसी क्लासिकल संगीतकार का संगीत बजाया करती थी। चारों ओर आराम कुर्सियां थी जिस पर खाने के बाद लोग आराम किया करते थे। दीवार पर रेतिन के बनाए हुए चित्र थे। दीवार पर वहां रेतिन के बनाए हुए चित्र थे। वह टॉलस्टॉय के अंतिम अधीन मित्रों में से एक थे और कितने कितने दिन आकर उनके पास रहते थे और उनके चित्र बनाते थे। रेतिन के चित्रों को देखकर ऐसा जान पड़ा मानो टॉलस्टॉय की आत्मा उनके हृदय की गहराई को छू लिया होगा, जिसका आभास टॉलस्टॉय की आंखों से हुआ। जिसका आभास टॉलस्टॉय की आंखों से हुआ। इस कमरे का वातावरण अत्यंत सजीव जान पड़ा। इस कमरे का वातावरण अत्यंत सजीव जान पड़ता, मतलब मानो कि यह अभी चल रहा हो। ऐसा नहीं है कि 100 साल पहले की कृति हो। लग रहा है कि ऐसा अभी अभी प्रेजेंट आंखों के सामने कल्पना के वे चित्र घूमने लगे। जब टॉलस्टॉय का परिवार खाने के बाद उस कमरे में जीवन भर देता होगा। नीचे की मंजिल में कुछ अतिथियों के लिए कमरे थे। उनके मकान में नीचे के मंजिल में अतिथियों के लिए कमरे थे ना। एक उनके डॉक्टर का था, एक उनके डॉक्टर का था, उनके साथ ही रहा था। और अंतिम बार जब वो सदा के लिए अपना घर छोड़ा तो केवल डॉक्टर उनके साथ गए। देखो बच्चों, ध्यान से सुनो, यह क्वेश्चन में आएगा कि जब टॉलस्टॉय ने अंतिम बार
अपना घर छोड़ा तो उनके साथ कौन किया? तो उसी मकान में निचले मंजिल में एक डॉक्टर रहते थे, वह उनके साथ गए थे। ये कौन उनका निजी कमरा था। उसके सेक्रेटरी ने बताया कि यह कमरा उनको बेहद पसंद था, क्योंकि यह घर के शोरगुल से दूर था और यहाँ उन्होंने सारा एकांत मिलता था। इस कमरे का बहुत सा वर्णन उन्होंने आना करीना में लेविन के कमरों की चर्चा करते समय किया था, क्योंकि लेविन के चित्र में उन्होंने बहुत कुछ अपनी बात कही थी। कमरे की सादगी बहुत खुलती हुई, एक खिड़की, एक चरपाई, बहुत कुछ वही था। एक कोने में पानी भरने का एक बर्तन रखा हुआ था, जिसमें टोल्स्टॉय अपने अंतिम दिनों में बाहर जाकर कुएं से स्वयं पानी भरकर लाते थे। देखिए, उनके कमरा का, मकान का एक ऐसा कमरा था जिनको वह बहुत पसंद था ना। वह काफी एकांत में था, वहाँ अन्य कोई नहीं जाता था। यहाँ तक कि टोल्स्टॉय ने बताई है कि जब मुझे पानी पीना होता था तो मैं खुद से पानी लाकर वहाँ रखा करता था और समय समय पर पानी पीता था। म्यूजियम को देखकर ऐसा जान पड़ा, जिस व्यक्ति को जीवन में कभी नहीं देखा, जिनकी मृत्यु हुए भी 50 साल के लगभग बीत चुके, उसके जीवन की झांकी एक धुंधली सी छाया आज दिखाई दी, जिनकी स्मृति शायद कभी धुंधली नहीं पड़ सकेगी। सुने मकान के कमरों में आज भी मुझे आना और लेविन की हल्की हल्की पदचाप सुनाई दी। वे सब व्यक्ति शायद इस स्थान को कभी नहीं छोड़ सकेंगे। इस मकान में केवल टोल्स्टॉय के जीवन का इतिहास ही नहीं पता चलता, बल्कि कितनी ही आत्माओं के स्वर सुनाई देते हैं जिन्होंने टोल्स्टॉय ने जन्म दिया था ना। जब मकान से बाहर निकले तो हम तीनों चुप ही थे, मानो 2 घंटे तक कोई स्वप्न देख रहे थे। ऐसा नीरव स्थान था, ऐसा शांत था, मानो कि 2 घंटा लग रहा था कि स्वप्न देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ऐसा कौन बता रहे हैं? लेखक। बाहर तेज धूप निकली हुई थी और कुछ क्षण के लिए मेरी आंखें उस रोशनी में चौधिया सी गई। जब आप भी किसी रूम से निकलेंगे तब बाहर प्रकाश पड़ेंगे तो आंख क्या हो जाएगा? चौधिया जाती है। लोगों के झुंड इधर उधर घूम रहे थे। कुछ देर बाद हम टोल्स्टॉय की समाधि की ओर बढ़े। टोल्स्टॉय की समाधि की ओर। तो बच्चों, समाधि के बारे में जानते हो? समाधि क्या है? मरने के बाद जहां उनको दफनाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? समाधि। तब देखिए, उन्होंने अपने समाधि के बारे में भी मरने के पहले ही कुछ बोल के गए थे। करा कि जो उस घर से 2 फलांग की दूरी पर था, पतली सड़क के दोनों ओर विशालकाय हरे हरे पेड़ों की किनारे आकाश को ढके हुए थी। छोटे छोटे बाग, कहीं फूलों की क्यारियां और कहीं उबड़ खाबड़ झाड़ियां थी। सेक्रेटरी धीमे स्वर में धीरे धीरे टोल्स्टॉय के विषय में कुछ कह रहे थे, परंतु मेरे कानों तक उसकी स्वर नहीं पहुंच पा रही थी। चारों ओर उदासी सा सन्नाटा छाया हुआ था। कोई वहां बोल नहीं रहा था। सब लोग चुपचाप शांत थे। समाधि से थोड़े दूर पहले सड़क पर एक बोर्ड लगा हुआ, जैसे समाधि से थोड़े ही दूर पहले एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि इससे आगे लोगों को चुप रहना चाहिए। उस बोर्ड पर लिखा गया था कि इसके आगे क्या करना है? चुप रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। समाधि क्या थी? एक छोटी
छोटा सा मामूली पत्थर प्रकृति के बीच में पड़ा था, जिस पर रंग बिरंगे फूल सजे हुए थे। समाधि बिल्कुल साधारण था, एक छोटा सा पत्थर था जिस पर रंग बिरंगे फूल सजे हुए थे। अपनी मृत्यु से पूर्व टोल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में विस्तार से आदेश दिया था कि जैसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति की समाधि बने, वैसे ही मेरी भी समाधि बननी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने समाधि के विषय में यह भी कहा गया था कि वहां किसी व्यक्ति, नेता आदि की भाषण नहीं होना चाहिए। उनका स्थान वे स्वयं चुन गए थे। जहां उनको दफनाया गया था, उन्होंने स्वयं चुन करके गया था कि मेरे मरने के बाद मेरा समाधि वहीं पर बना देना। उनकी समाधि के निकट हम झुके, लेखक उनके समाधि के निकट झुके अर्थात प्रणाम किए, बिना एक भी शब्द कहे हमने उस महान आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कहने को कुछ भी बाकी नहीं बचा था, हम दबे पांव लौट आए, मतलब थोड़ा भी कुछ नहीं बोले और चुपचाप इतना दबे पांव लौटे कि पांव का आवाज भी न आ सका। बाहर निकलकर अपने डायरेक्टर के साथ एक रेस्तरां में खाना खाया। जहां उनके डायरेक्टर थे, वहां उन्होंने रेस्तरां मतलब रेस्टोरेंट, होटल में खाना खाया। म्यूजियम के डायरेक्टर ने बताया कि वह वर्षों से टोल्स्टॉय के जीवन और उनके कृतित्व का विशेष अध्ययन कर रहे हैं। सामाजिक और वैज्ञानिक रूप से टोल्स्टॉय द्वारा चरित्रों, कथाओं आदि का विश्लेषण कर रहे हैं। अपने जीवन का अंतिम वर्ष वह इसी म्यूजियम में व्यतीत करना चाहते हैं। जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि मैं ये अपने जीवन का अंतिम दिन इसी में बिताना चाहता हूं। हमारी कार फिर तेज से मॉस्को की ओर रवाना हो गए। लेखक कहाँ से गए थे? मॉस्को की ओर फिर उनका कार रवाना हो गया। रेडियो से फिर संगीत की ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचने लगी। शाम की धुंधली रोशनी में पेड़ों की परछाइयां लंबी होने लगी। अतीत की दुनिया से बाहर आकर वर्तमान की ओर हम बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे थे। सुबह आते आते वक्त खिड़की से बाहर जिन गांव, शहरों और मकानों को देखने में जो मेरा दिलचस्पी थी वह अब समाप्त हो गई थी। जो सुबह आने में जो खिड़की से गांव, पटनिया, हरे भरे खेत जो देखने में दिलचस्पी थी, वह दिलचस्पी अब उनकी समाप्त हो गई है, क्योंकि उनको बहुत बड़ा है ना आनंदमय, रसमय है ना विषय वस्तु को देखा। मैंने आंखें बंद कर ली, परंतु यह स्नाया पुराना की दुनिया से अपने आप को अलग नहीं कर सका। मेरी तीर्थ यात्रा समाप्त हो गई। देखिए, लेखक ने उनको तीर्थ यात्रा कहा है, कह रहे हैं कि मेरी तीर्थ यात्रा समाप्त हो गई। 5 वर्ष पूर्व फ्रांस में रोमोलॉव का घर देखने के बाद जो भावनाएं बैठी थी वह मैं इस समय भी अनुभव कर रहा था। अनुभव करता था कि इस प्रकार की तीर्थ यात्रा से कितना उत्साह मिलता है, कितनी प्रेरणाएं मिलती है। नहीं, देखो बच्चों, हम लोगों ने आज आपके समक्ष कवि राम कुमार शुक्ल द्वारा रचित टोल्स्टॉय के घर में जो रचना है उस पर प्रकाश डाला, और इसी के साथ यह क्लास इन होता है। धन्यवाद।